गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज़ पर यूनिट, सेल्स प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट, एक्सपेक्टेड सेल्स 1,50,000। तो ये ओके 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके लेटर ऑन देखेंगे। पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। या बीपी पॉइंट्स, यूटिलिटी फंक्शन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट that relate total utility to the consumption of the goods and the services। या तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीपी पॉइंट क्या होता है? बीपी पॉइंट आपका फर्स्ट का फर्स्ट से मैच होगा, एफ सी अपॉन पी अपॉन वी रेशियो। तो बीपी पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है इसका मतलब बीपी पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी फिक्स कॉस्ट अपॉन पी अपॉन वी का रेशियो, प्रॉफिट वेरिएबल्स का रेशियो। दूसरा देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सा फार्मूला आएगा? कंट्रीब्यूशन के लिए आपका आएगा सेल्स इनटू पी अपॉन में वी रेशियो। ये फार्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन के लिए। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन पी अपॉन वी रेशियो। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फार्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ द चेंजेस इन बीईपी इफ़ नॉन वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज और डिक्रीज, ब्रेक इवन पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ द चेंजेस इन बीईपी, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं बीईपी को? बीईपी के लिए फार्मूला जो आएगा वो आएगा आपका या चेंज इन नॉन वेरिएबल कॉस्ट। नॉन वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आए हैं अपॉन पी अपॉन वी रेशियो। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करेंगे, सेकंड को सेकंड। सबके फार्मूले दिए हैं कि ये सब चीज़ें निकाले कैसे जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाए, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाए, ये सही फार्मूले आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इन्हीं की बेस्ड पर ये क्वेश्चन हल होंगे। ऊपर पूछा क्या था? फाइंड आउट द प्रॉफिट पूछा है या ब्रेक इवन relate to the total utility and find the profit in the following information: the fixed variable cost and sale. Yeah, these are the contribution, margin of safety. Yeah, margin of safety is equal to profit upon P upon V ratio। तो सबके फार्मूले आपको मिल गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। या P is equal to 20, Q is equal to 5,000, P1 is equal to 22, Q1 is equal to 4,000। तो आंसर निकालना, इलास्टिसिटी निकालना है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये फार्मूले न्यूमेरिकल बेसिस को बाद में देख लेंगे, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या विच कंडीशन कर्व इन एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन इन केस ऑफ मोनोपोली प्राइस। अब मोनोपोली प्राइस है, हम मोनोपोली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। मोनोपोली होता है कि अपनी मोनोपोली स्थापित करना, मतलब अपना एकाधिकार, एक छत्र राज्य की मनमानी करना। प्राइस है मार्जिनल कॉस्ट या क्वांटिटी। तो ये मोनोपोली का ग्राफ है आपका। वाई जो है हाई प्राइसेस को डिनोट कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी रखी गई है ये इसको डिनोट कर रहा है ग्राफ। क्वांटिटी है ये आपकी, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन इन केस ऑफ मोनोपोली। या देखिए जैसा कि कह रहे हैं कि हम मोनोपोली हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन होंगी इसमें। तो ये प्रॉफिट कंडीशन एबनॉर्मल होने को दर्शा रहा है, मतलब प्रॉफिट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही हाई लेवल का प्रॉफिट आपको प्राप्त हो रहा होगा। अब प्रॉफिट ज़्यादा है ही इसलिए क्योंकि मार्केट आप जो है मोनोपोलिस्ट चला रहे हैं, अपनी मन मर्जी अपनी मनमानी
अपनी एकाधिकार को रखकर अपनी सर्वसत्ता स्थापित करके अब अपनी मोनोपोली चला रहे हैं कि वुडलैंड के अगर शूज़ बहुत ही हाई प्राइसेस के हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा उसमें दे रहे हों। अन्य शूज़ भी 1 साल ही चलते हैं और ये भी 1 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं। चाहे आप 10 से 20 हज़ार का ले लें या 1 लाख का जूता भी ले लें वुडलैंड का, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो 4-5 साल तक चले और 10-20 साल तक चलता रहे और फटेगा नहीं। रखे रखे चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। वो उनकी टैंजिबिलिटी इनटैंजिबल प्रोडक्ट होने पर डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। तो चीज़ें ऐसी नहीं ख़राब नहीं होंगी, लेकिन एक ब्रांड है, एक नेम है, एक फेम है, एक रिकॉग्निशन है जो कि कंपनी ने अपना बनाया है, इस्टेब्लिश किया है और उस नेम फेम रिकॉग्निशन उस टैग को यूटिलाइज़ कर रही कंपनी और अपनी मनमर्जी के हिसाब से उसने प्राइजेस रखे हैं और जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही है शोरूम में उसके भी चार्जेस हैं। एसी प्रोवाइड कर रही है आपको, अन्य फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, सर्विस चार्जेस काट रही है। एम्प्लॉयज़ हैं, 8-10 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ज़्यादा ही, उससे भी ज़्यादा, तो एम्प्लॉयज़ के चार्जेस हैं। तो इस तरह से और कंपनी का एक ब्रांड भी है तो वो मोनोपोली है और लोग क्योंकि ख़रीद रहे हैं, कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में, उन्हें सर्च करने के लिए नहीं जाना, उनकी बाध्यता नहीं है। कस्टमर इंक्लाइंड है उनके टुवर्ड्स, तो कस्टमर इंक्लाइंड हैं, वो इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में महंगे जूते, तो उसमें कंपनी कर भी क्या सकती है। कंपनी को उसका रेट निकल आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, महंगे जूते बिक जा रहे हैं, तो इसलिए प्राइसेस इतने हाई हैं। उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो हाई लेवल पर है। लोग ऐसे प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट दिखें, बहुत महंगे हों, दूसरे उन्हें ना ख़रीद पाएँ, तो इस तरह का कुछ है। तो मोनोपोली है और फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसमें। तो ऐसा हम जानते हैं कि बहुत हाई प्राइसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट तो होने से रहा, एबनॉर्मल ही होगा जो कुछ भी होगा। या तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। विच इज़ द कर्व ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन इन केस ऑफ मोनोपोली। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन में मोनोपोली के केस में क्या होगा जब नॉर्मल, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। मार्जिनल कॉस्ट और AC एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और मोनोपोली में जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मोनोपोली एबनॉर्मल प्रॉफिट। और इसमें अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है मोनोपोली में तो कुछ इस तरह ग्राफ बने। ग्राफ ऐसे ही AR एवरेज रेट इंटू मार्जिनल रेट, AR इज इक्वल टू MR इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पहला फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, AR इज इक्वल टू MR इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। या तो नेक्स्ट देख लेते हैं AR1 AR कांस्टेंट देन मार्जिनल क्या होता है, इक्वल टू AR इज़ कांस्टेंट देन MR इज इक्वल टू AR, MR AR के इक्वल है। Assume that a firm's total revenue curve takes in the form of a straight line which passes through the origin. We may deduce that the price and the marginal revenue are equal. या प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे इस कंडीशन में। Assume that firm's total revenue curve takes in form of straight line, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, पास थ्रू इन द ओरिजिन, और अपनी ओरिजिन के थ्रू पास होते हैं। वी में डिड्यूस दैट, हम उसे डिडक्ट कर सकते हैं। प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल। ओपेक क्या है, ओपेक इज़ एन एग्जाम्पल। तो इज एन एग्जाम्पल टाइप ऑफ द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज कार्टेल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूस करती हैं, टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ कार्टेल, तो इसको कार्टेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक। तो एक इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब होता है कि जलाशय या समझ लीजिए कि
तालाब एक मछली घर की तरह है समझो। मोनोपोलिस्टिक, जो कि मोनोपोली अपनी स्थापित किए हुए, अपनी सर्वसत्ता, अपनी एकाधिकार, अपनी एक मत्ता, अपनी मनमानी, अपनी मन मर्जी करवा रहा है। विल नेवर लाई बिलो द मिडिल पॉइंट ऑफ इन द एवरेज रेवेन्यू and the curve which is point of the average revenue curve and because the below and the middle point both a and b आंसर सही है आपका, a और b सही है आंसर। तो देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, MR इज नेगेटिव, तो MR नेगेटिव है, A B दोनों सही हैं। ऑल ऑफ मोनोपोली इन मोनोपोली मार्केट कैसा होता है जहाँ पर सर्वसत्ता एकाधिकार होता है, अपनी मनमर्जी के प्राइस रखे जाते हैं। एन अपवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड्स रिजल्ट इन अ न्यू इक्विलिब्रियम विद ऑल ऑफ अ हायर क्वांटिटी एंड अ लोअर प्राइस, अ हायर क्वांटिटी एंड द सेम प्राइस, अ हायर क्वांटिटी एंड अ हायर प्राइस। ठीक है, हायर क्वांटिटी लोअर प्राइस, हायर क्वांटिटी सेम प्राइस, हायर क्वांटिटी हायर प्राइस। तो सब तरह की कंडीशन है इसमें। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा और इजीली समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।